वेलकम टू सुपर क्लासेस। माई सेल्फ कुणाल प्रताप सिंह और आज से आपकी जीके की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक। और ये जो मैं जीके पढ़ाऊँगा ये लगभग 20 या 25 खिंच के 30 दिन में मैं पूरी जीके पढ़ा दूंगा। ये जीके का एक बहुत कॉन्साइज रूप होगा, बहुत संक्षिप्त रूप होगा। बहुत सारे सोर्सों से मैंने नोट्स तैयार किए थे जिनके बल पे मैंने 2020 और 21 में लगभग 4 एसएससी के एग्ज़ाम, 2 सीएचएसएल, 2 एमटीएस मैंने क्रैक किए हुए हैं और मेरा जीके में उनमें स्कोर 18 से 22 के बीच में रहता था। तो बहुत सारे सोर्सों से मैंने अपने नोट्स बनाए थे, वही नोट्स मैं आप सबको इन 20-25 दिनों में पूरे करवा दूंगा, क्योंकि एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया 2023 के सरकारी रिजल्ट.com पर। और हालांकि अभी एसएससी की साइट पर नहीं आया, सरकारी रिजल्ट.com पर दिखा रहा है 14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 1 सितंबर से लेके और लगभग 30 सितंबर तक पेपर होंगे। तो हम लगभग 1 महीने में सारे नोट्स कर लेंगे। ये बहुत संक्षिप्त रूप है, इसका हर पॉइंट आपको याद करना होगा, जितना ज़रूरी होगा उतना ही बताया हुआ है। इसको ज़्यादा हम लंबा समझाने के बेस पर नहीं खींचेंगे, केवल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पेपर में आती हैं। तो सबसे पहले जीके में पहला चैप्टर हिस्ट्री का होता है, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और फिर उसके बाद में तुम्हारा इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आगे फिर इसी तरह से कंप्यूटर, खेलकूद वगैरह बहुत सारे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सबसे पहले हम आज जीके का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री को, इतिहास को, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक, 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक में कोई खास नहीं थे, बस औजार वगैरह जो थे वो सारे पत्थरों के बने होते थे, इसलिए उसका नाम पाषाण काल रख दिया। पाषाण मतलब पत्थर, संस्कृत में पत्थर को पाषाण बोलते हैं, तो इसलिए उसको पाषाण काल नाम दिया गया। ठीक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में तांबे की खोज की गई थी, तो इसलिए उसको नाम दे दिया ताम्रकाल। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले हमने तांबे का प्रयोग किया था आद्य ऐतिहासिक काल में। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है इसके ऊपर कि सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया गया था, तो वो था कुल्हाड़ी। जो कुल्हाड़ी बनी थी सबसे पहले तांबे की बनी थी, तो सबसे पहले अगर धातु पूछता है तो तांबा हो जाएगा, और सबसे पहले अगर औजार पूछता है किस औजार का प्रयोग किया, तो वो थी कुल्हाड़ी। तो ये हुआ था हमारा आद्य ऐतिहासिक में, बीच वाले में। पहले वाले में कुछ खास नहीं था, बस पत्थर का ही था जो भी औजार थे, और पत्थर के औजार भी नहीं थे। बड़े बड़े पत्थरों को उठा के आदि मानव यूं ही मार दिया करते थे, खड़े हो गए पत्थर लेके सर पे, और कोई खरगोश वगैरह कोई पास से गुजर रहा है, कोई भी जानवर, जाके चुपचाप उस पर पत्थर गिरा दिया करते थे, वो मर जाया करता था। इस तरह से शिकार करते थे। कोई औजार बनाने इनको खास नहीं आते थे, बस भारी पत्थर उठाया मारा। इस काल में आगे तांबे की खोज हो गई थी, तो इन्होंने औजार बनाने चालू कर लिए। तीसरा है ऐतिहासिक, ये डेवलप है। इसमें लोह काल, क्योंकि इसमें लोहे की शुरुआत हो गई थी, लोहा, आदमी लोहे से परिचित हो गया था, लोहे की फिर बहुत सारी चीजें बनाने लग गया था। अच्छा, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह आते हैं, सिंधु, लोथल, कालीबंग, हड़प्पा, ये सारे जो हैं वो हमारे आद्य ऐतिहासिक में आते हैं। और जो हम जितने भी वैदिक काल है हमारे, जिसमें भी जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म वगैरह होते हैं, ये सारे जो काल हैं ये हमारे ऐतिहासिक में आते हैं, वैदिक काल सारे। अच्छा, तो पहला इनके दूसरा नाम पाषाण काल, क्योंकि पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसमें ताम्र काल, क्योंकि तांबे का यूज करते थे। इसमें लोहे का, तो लोह काल हो गया। वैसे नाम के प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक हैं। अब बात करते हैं इनके पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जिनसे हमें इनके बारे में पता चलता है, जैसे कि गुफाओं में कोई चित्र वगैरह मिल जाते हैं, कहीं कोई इनके बनाए हुए औजार मिल जाते हैं, इनके सामान मिल जाते हैं। ठीक, या इनकी कोई लिखा हुआ कुछ ग्रंथ टाइप के मिल जाते हैं, वो सारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं। सिक्के वगैरह सब पुरातात्विक में आ जाते हैं। तो इसमें ऐसा कोई स्रोत नहीं था लिखा हुआ। औजार वगैरह पाए गए थे, औजार के मतलब इनके अवशेष पाए गए थे, तो उससे बस थोड़ा बहुत पता चलता है, वरना लिखा हुआ, क्योंकि इस टाइम इनकी कोई लैंग्वेज नहीं थी, लिखा हुआ हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये क्रॉस लग रहा है। ठीक है, नोट्सों को अपने ऐसे ही डेवलप करना है, बस मेन चीज़ें लिखनी छोटी छोटी, ये नहीं कि सजा के बहुत लंबा लंबा कर दो। ये मुश्किल से 50-60 पेजों पे सारे नोट्स आ जाएंगे मेरे, जो कि 18 से 22 नंबर के लिए पर्याप्त होंगे। ठीक है ना, तो शॉर्ट में ही लिखना है। कोई भी लिखित स्रोत नहीं था इसमें। इसमें लिखित स्रोत था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। लिखित स्रोत इसमें था, जैसे कि गुफाओं में रहते थे, जानवरों के चित्र बना दिया, आदमियों के बना दिए मारता हुआ, तो लिखा हुआ है, पर उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए कि इन्होंने क्या लिखा। इनकी लैंग्वेज थोड़ा हमें समझ में नहीं आई। तीसरा है, इसमें लिखित स्रोत था और पढ़ भी लिया।
ठीक है। वैदिक काल में तो वैदिक काल में लगभग हम सब कुछ ही जानते हैं, इसकी जो संस्कृत वगैरह है वो सब वैदिक काल में ही थी, तो हम अच्छे से संस्कृत वगैरह को पढ़ लेते हैं। तो वैदिक काल का जो भी लिखित स्रोत था वो हमें पता है, पढ़ लेते हैं। तो इसका लिखित स्रोत था ही नहीं, इसका लिखित स्रोत था लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए अभी तक। इसमें लिखित स्रोत इसमें भी था, इन दोनों में थे, पर इसका पढ़ नहीं पाए और इसको पढ़ लिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले प्रागैतिहासिक के बारे में देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो क्वेश्चन यही बन के आता है कि आग की खोज किस काल में हुई, ठीक, और माइक्रोलिथिक किस काल में है, कुत्ता किस में पाला गया, पहिए का आविष्कार किस में हुआ, कृषि का आविष्कार किस में हुआ। क्वेश्चन ऐसे आते हैं एमटीएस सीएचएस लेवल पर। तो हमें बस यही देखना है कि किस काल में क्या क्या चीज़ों की खोज हुई। तो जो पुरापाषाण काल था उसमें पत्थरों के औजार बने थे। औजार कुछ खास नहीं थे, मतलब केवल पत्थरों के ही थे, वो बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पत्थरों के औजार इसमें भी थे मध्यपाषाण काल में। अंतर ये था कि इसमें आदमी उनको छांट के तराश के छोटे पत्थर बना दिया करता था, नुकीले टाइप के बना दिया करता था, उसमें पीछे कुछ डंडा वगैरह बांध दिया करता था। तो छोटे हथियार जिसको माइक्रोलिथिक बोला जाता है। तो क्वेश्चन एक बार बेशक हिंदी मीडियम के हैं पर फिर भी उनके में इंग्लिश में आ जाता है कि खुद मेरे एक एग्जाम में आया हुआ था कि माइक्रोलिथिक औजार किस काल में पाए गए थे। तो माइक्रोलिथिक पत्थर के ही औजार होते हैं पर वो छोटे होते हैं, तराशे हुए। तो वेल डेवलप जो छोटे हथियार हैं पत्थरों के, तो वो मध्यपाषाण काल में। वैसे पत्थरों के औजार तो पहले भी थे पर वो तराशे हुए नहीं थे, ऐसे ही थे, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर उठा लिया और मार दिया। तो पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजार थे और अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई है। देखो क्वेश्चन ये आता है कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है। ऐसे बहुत बैक ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मानव जाति का पालना है वो अफ्रीका। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले अफ्रीका में ही मानव पैदा हुआ, और जब इंसान पैदा होता है तो उसको पालने में या गोदी में झुलाया जाता है, तो इसलिए मानव जाति का पालना मतलब अफ्रीका ने सबसे पहले पाला था। ठीक है, जिनकी आज हम कदर नहीं करते कि अफ्रीका हैं, काले लोग हैं, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति वहीं से हुई थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ये लोग खानाबदोश थे। खानाबदोश मतलब खाने के चक्कर में एक देश से दूसरे देश, या मतलब एक जगह से दूसरे देश खाने के उसमें भटकते थे। इनके स्थायी आवास नहीं थे, यहाँ खाना मिल गया यहाँ रह लिए, फिर कहीं और खाना मिल गया वहाँ चले गए, स्थायी आवास नहीं था। खाने के चक्कर में एक जगह से दूसरे जगह डोलते थे ये लोग। और आग की खोज हुई। आग की दरअसल कोई खोज की नहीं गई थी। गर्मी बहुत पड़ती है, अब भी पड़ती है, पहले भी पड़ती थी। तो खुद ही जब धूप तेज पड़ती थी तो पत्ते में पत्ते रिगस के जब सूखी टहनी हो जाती थी तो आग लग जाया करती थी। बस इन लोगों ने उसको देख लिया था, तो हम कह सकते हैं कि आग की खोज इस काल में हुई है। आग किसने खोजी नहीं थी, खुद से ही, मतलब इसका आविष्कार नहीं किया गया था, बस इन्होंने पता लगाया था, तो खोज कह सकते हैं। तो आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दिमाग इंसान को नहीं लगाना था। सबसे मेन इसमें यही है, आग। क्वेश्चन यहाँ से आता है, आग की खोज और ये मानव जाति का पालना अफ्रीका। ये दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जो घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। ठीक, इसमें तो हमें याद रखना, पुरापाषाण काल में अफ्रीका, मानव जाति का पालना अफ्रीका में शुरुआत हुई थी मानव की, और आग की खोज इसी में हुई थी। अब मध्यपाषाण काल देखते हैं। मध्यपाषाण काल में औजार थे पर उनको डेवलप कर लिया गया था। छोटे और नुकीले पत्थरों को पत्थरों में मार के फोड़ के नुकीला बना लिया करते थे, छोटे। तो माइक्रोलिथिक थे, पीछे डंडा वगैरह बांध लिया करते थे। तो इसमें माइक्रोलिथिक इंपोर्टेंट है। माइक्रोलिथिक आ जाता है कि इनमें से कौन सा माइक्रोलिथिक युग है या किस काल में माइक्रोलिथिक का प्रयोग किया गया था। दूसरा अंत्येष्टि, मतलब ये अंतिम संस्कार अपने पूर्वजों को। इसमें क्या था, इनके अगर पूर्वज मर जाते थे तो छोड़ के वहीं चले जाया करते थे, पर ये लोग ऐसे नहीं थे। मध्यपाषाण काल में इनका अगर कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाया करता था तो ये उसको या तो दफनाते थे या जलाते थे, तो उसके अंतिम संस्कार किया करते थे। उस अंतिम संस्कार को ही अंत्येष्टि बोलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पर कौन सा पशु कैसा पशु ये कुछ नहीं है, वो चीज़ इसमें है। अगर बोलता है कि पहला पशु कौन सा पाला गया तो कुत्ता पाला गया, वो नवपाषाण काल में है। पर बोलता है पशु के साक्ष्य कब मिले, तो वो मिले हैं मध्यपाषाण काल में। और अगर एग्जैक्ट पशु पूछता है कि पहला पशु कौन सा पाला गया था किस काल में, तो वो कुत्ता पाला गया था नवपाषाण काल में। इसमें बस इतना ही है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुओं को पालते थे।
तो इसमें ये माइक्रोलिथिक और अंत्येष्टि दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं मध्य पाषाण काल से। जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 2020 से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारे 250-300 मॉक दे चुका हूँ, तो इतना पता रहता है कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैं हाईलाइट करते जाऊँगा, पर इन नोट्सों में से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर कोने पर भी कहीं भी कोई हिंट लग रहा है तो उसको भी समझना और याद करना, तब ये मैं कह सकता हूँ कि 18 से 22 के बीच में आपके नंबर आ सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें भी शॉर्ट करो, ये ऑलरेडी बहुत शॉर्ट नोट्स हैं ये, इससे और शॉर्ट्स करोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है, फिर नंबर सही नहीं आएंगे। अब है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि, फिर आवास, कुत्ता, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, पहिया, और जो आधुनिक मानव बोला जाता है वो होमो सैपियंस बोला जाता है, मतलब जिसमें दिमाग होता है, जो अपना दिमाग का अच्छे ढंग से यूज़ कर लेता है। तो दिमाग की कैपेसिटी को आने सीसी में नापते हैं, 1450 सीसी होता है होमो सैपियंस का, 1450 सीसी। मुश्किल है आना, पर कभी कभी पूछ सकता है, बायो का क्वेश्चन है ये वैसे। तो होमो सैपियंस इसमें। अब इसको याद कैसे करेंगे? नव पाषाण काल में सबसे पहले हमें बस ये ध्यान रखना है कि नव पाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई थी, कृषि की, और कृषि हुई थी लगभग 7000 BC। जो डेट इंपॉर्टेंट होंगी या जो सन इंपॉर्टेंट होंगी मैं उनको भी लिखते जाऊंगा, जो सन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे मैं उसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, या जो कभी बाई चांस आ गए फिर उनका कोई अता पता नहीं है, जो अक्सर पूछ सकते हैं, केवल वही डेट में लिखूंगा। तो 7000 BC, BC का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, BC और AD में क्या अंतर होता है, एनो डोमिनी, ठीक है। तो 7000 BC में कृषि की खोज हुई थी। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, और वो कृषि थी गेहूं की, ठीक। पाकिस्तान में एक जगह मेहरगढ़, ठीक है। हालांकि ये चीज़ अब गलत हो चुकी है, अब एक और खोज हुई है, तो उसमें ये पता लगा है कि इंडिया में ही एक जगह है लहुरा देव, ठीक, चेन्नई के साइड में है वो। तो लहुरा देव में उससे भी और पहले, ये 7000 BC मतलब जीसस क्रिस्ट के 7000 साल पहले, पर उससे भी पहले मतलब उससे 1000 और साल पहले लहुरा देव में खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कृषि है वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, अभी तक ये मानते थे पर अब वो लहुरा देव हो गया है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो लहुरा देव लगाना है, पर ये चीज़ अभी नहीं आ रही है पेपरों में, अभी केवल यही आ रहा है पेपरों में। अपडेट चीज़ें आने में थोड़ा टाइम लगती हैं पेपर में, ठीक है। तो अभी तो पेपर में आएगा तो मेहरगढ़ ही आएगा, ठीक है। अभी जो CGL वगैरह पे जाए तो उसमें ये लहुरा देव भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आदमी ने खेती करना चालू किया, ठीक है। अब जो आदमी खेती करेगा तो खेती को बढ़ने में टाइम लगता है, 3-4 महीने या 6 महीने, ठीक है। फसलों का अलग अलग टाइम होता है। तो उसको बढ़ने के लिए वो उसको वहाँ रहना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि खेती बो दी और फिर वो कहीं और जाके चला जाए। उसको काटने तक के लिए वहाँ रुकेगा तो उसने धूप ताप और बारिश से बचने के लिए एक आवास बना लिया। खेती से ही रिलेटेड है, खेती करना है तो उसको वहाँ रहना पड़ेगा, रहने के लिए उसने एक घर बनाया, ठीक। अब खेती पे नज़र रखने के लिए दिन में खुद नज़र रखता था, क्योंकि गाय भैंस वगैरह और भी चौपाए होते हैं वो नुकसान कर जाते हैं, ठीक है। तो दिन में खुद नज़र रखता था, और उसने महसूस किया कि रात में तो वो सोएगा, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। तो रात में उसने एक कुत्ता पाला, उसने देखा कुत्ता सबसे वफादार है, तो उसने कुत्ता को पाला रात में निगरानी के लिए। तो खेती के लिए पहले उसने घर बनाया, क्योंकि इंतजार करना था फसल पकने तक, और उसकी खेती के रख रखाव के लिए उसने कुत्ता पालना चालू कर दिया, ठीक, जो कि जानवरों को भौंकर भगा दिया करते थे। अब मान लो खेती बढ़ गई, फसल हो गई, कट गई। अब कटने के बाद में इतना सारा गेहूं होता है, उसको किसी न किसी बर्तन में या कपड़े में रखेगा, तो कपड़ा तो उस टाइम था नहीं, तो इन्होंने बर्तन बनाए। तो बर्तन बने थे मिट्टी के, तो मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं मृद भांड। मृद मतलब मृदा और भांड मतलब बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं मृद भांड, ठीक। तो खेती की, वहाँ फसल बढ़ने तक इंतजार किया, तो घर बना लिया, और नज़र रखने के लिए कुत्ता उसने पालना चालू कर दिया, और जब खेती पक गई तो काट के मिट्टी के बर्तनों में भरना चालू कर दिया, तो मृदभांड की खोज होगी। वो कहते हैं ना, जैसे जैसे आदमी की आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे वो खोजें करता रहता है। अब बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक। अब उनको उठा के घर तक ले जाने में उसको थोड़ा ज़्यादा दम लगता है, और हो सकता है इतना बड़ा बर्तन बना लिया कि वो उठे भी ना। तो फिर उसने सहूलियत के लिए पहिया का आविष्कार किया, ठीक। मिट्टी के बर्तन हो गए, खेती के दाने उसमें डाल दिए, मिट्टी के बर्तन फुल हो गए, फिर उनको पहिए के द्वारा आसानी से उनको घर तक लेके आया। और जब इतना काम कर लिया तो वो आदमी बुद्धिमान माना जाएगा, और जब अगर किसी आदमी बुद्धिमान है तो वो आधुनिक हम जैसा माना जाएगा, और हम जैसा आदमी जो आधुनिक मानव होता है उसको बोलते हैं होमो सैपियंस,
ठीक। आधुनिक मानव को, ये शायद आपने पढ़े हो इंटर वगैरह, निएंडरथल, क्रो मैग्नान मानव वगैरह होते थे, तो उसका सबसे आधुनिक रूप है होमो सैपियंस। हम इसी के अंतर्गत आते हैं, होमो सैपियंस के अंतर्गत। ठीक है, सबसे विकसित मानव होता है। इसका कपाल गुहा का आयतन जो होता है, जो मेजरमेंट होता है दिमाग नापने का, वो 1450 सीसी होता है। ठीक है, बहुत कम आने के चांसेस है, होमो सैपियंस आ जाता है। तो इसका मेन, सबसे पहले खेती हुई, खेती में बड़े होने के लिए उसने रुकने के लिए घर बनाया, घर बनाएगा तो मतलब आवास का आविष्कार हो गया, निगरानी रखने के लिए कुत्ता हो गया, और फिर जब बड़ी हुई तो उनको मिट्टी के बर्तनों में भरना चालू कर दिया, और मिट्टी के बर्तनों को भर के वो पहिए के थ्रू अपने घर पे ले गया, और जब इतना काम कर लिया तो उसमें दिमाग था, और दिमाग था तो वो होमो सैपियंस कहलाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि खेती की जो शुरुआत हुई थी कृषि की, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुई थी, पर अगर लहुरा देव भी आता है तो लहुरा देव सही होगा, ये गलत होगा। अगर ये नहीं आता तो यही सही है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों काल हो गए। अब छोटी छोटी कुछ चीज़ें बची हैं, ठीक, उनको हम वन लाइन क्वेश्चनों को अलग से देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब कुछ देखते हैं वन लाइन क्वेश्चन, ठीक, जो रह गए थे। तो सबसे पहले फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की खोज किसने की? तो वो थे सबसे पहले हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरी का बुक लिखी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। सबसे पहले इन्होंने हिस्टोरी का बुक लिखी थी, तो इसलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। उसके बाद में दुनिया में अगर सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय पूछा जाए, पुरातात्विक संग्रहालय मतलब ऐसी जगह जहाँ जो भी हम खुदाई करते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या किसी भी काल के, पाषाण काल के औजार या कंकाल मिलते हैं, तो जिस जगह जाके हम उनको रखते हैं, इकट्ठे करते हैं एक संग्रहालय में, उसको बोलते हैं पुरातात्विक संग्रहालय। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा है वो है डेनमार्क देश है, उसके कोपेनहेगन शहर में। ठीक, वो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। अगर भारत की बात की जाए तो इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी ने अपने ही नाम पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय खुलवाया, जो भोपाल में खोला गया। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है इंदिरा गांधी, जो भोपाल में है, और पूरे वर्ल्ड का कोपेनहेगन, डेनमार्क। भारत में जो पुरातात्विक जनक थे जिन्होंने खुदाई का काम चालू किया, वो ब्रिटिश सरकार में एक अंग्रेज थे, कनिंघम। उन्होंने सबसे पहले इस पुरातात्विक काम को शुरुआत की, ये खुदाई चालू करी। ठीक, तो वो कनिंघम थे। उसके बाद में भारत में कहाँ क्या क्या मिला उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ कश्मीर है, कश्मीर का बुर्ज होम, ठीक, ये फेमस है गर्त आवास के लिए। गर्त आवास मतलब ये लोग जमीन में गड्ढा करके रहते थे। एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ पूरा का पूरा शहर जमीन के अंदर बसा हुआ था। वो लोग जमीन में गड्ढा करके अंदर ही अंदर गुफाएं बना के उसमें रहते थे। अब या तो वो सर्दी से बचने के लिए, धूप ताप आंधी तूफान से बचने के लिए, जो भी वजह हो, वो लोग जमीन के अंदर रहते थे, तो उसको बोलते हैं गर्त आवास। ये चीज़ देखने को मिली है कश्मीर के बुर्ज होम में। उसके बाद मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भीमबेटका, भीमबेटका से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका अभी भी जो अभी हाल ही में पेपर हुए हैं जो चल रहे हैं, तो उसमें भी 2023 MTS में उसमें पूछा गया था कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो MP जिले में, ठीक, मध्य प्रदेश जिला है, उसमें भीमबेटका गुफा है। उस गुफा में चित्र मिले हैं, ये जो आदि मानव थे वो रहते होंगे उसमें, और उसमें अपना इस तरह के चित्र मिले हैं। नेट पे गूगल सर्च कर लेना, इस तरह के चित्र मिल जाएंगे, यूँ करके जानवरों के हल्के फुल्के चित्र, कोई ज़्यादा वेल डेवलप नहीं थे। आदमी का बना दिया, जानवर का बना दिया, आदमी के हाथ में एक त्रिशूल रख दिया, एक हाथ यहाँ लगा दिया, तीर खींचता हुआ दिखा दिया कि जैसे वो तीर मार रहा है। तो आदमी ने चित्र बनाने चालू कर देते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका में चित्र मिले हैं इस तरह के जानवरों के, आदमी के शिकार करते हुए। ठीक है, जो ज़्यादा खास तो नहीं थे, पर उस टाइम के हिसाब से सोचा जाए तो एक तरह से उन्होंने लिखावट चालू कर दी थी, लिखना सीख लिया था, चाहे वो लैंग्वेज एक चित्र के रूप में थी। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले जो लैंग्वेज थी कोई वर्ड के रूप में नहीं थी, जैसे का खा गा या ABCD। ठीक, वो जो लैंग्वेज थी वो चित्र के रूप में विकसित हुई थी, इसी का बाद में डेवलप कर दिया था, और वो अल्फ़ाबेटिकली ABCD के रूप में
बाद में उभर के आई, क्योंकि ये बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो धीरे धीरे आदमी जैसे जैसे दिमाग आता गया, वो इतने टफ चित्रों से धीरे धीरे लैंग्वेज उसने ईजी कर ली। उसके बाद में यूपी में 2 जगह हैं, एक तो यूपी का कोल्डवा, ये फेमस है चावल के लिए, यहाँ सबसे पहले चावल मिले थे चावल के साक्ष्य यूपी के कोल्डवा में। और एक है यूपी का लहुरादेव, जिसकी हमने अभी पीछे भी बात की थी कि सबसे पहले वैसे तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में 7000 BC में, पर उस मेहरगढ़ से भी पहले लगभग 8000 BC में वो इंडिया के लहुरादेव में चावल के मिले हैं। ठीक, तो लहुरादेव यूपी में है, यूपी के लहुरादेव में चावल के साक्ष्य मिले हैं 8000 साल पहले। अब ये है मद्रास। मद्रास का एक पल्लव रन है जगह, वो फेमस है कि वहाँ खोपड़ी का कंकाल मिला। इंडिया में अगर बात करें सबसे पहले किस मानव के किस हिस्से का कंकाल मिला, तो वो खोपड़ी था। मानव के सबसे पहला जो ऑर्गन था खोपड़ी मिली थी, और वो मिली थी मद्रास के पल्लव रन में। तो ये थे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें अब तुम्हारा हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक खत्म हो चुका है। ठीक, अब आद्य ऐतिहासिक देखेंगे, और आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी की सभ्यता, कालीबंग, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल वगैरह, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।